अपने आप को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि सीखने का दायरा कभी ख़त्म नहीं होता। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं मोनिका रोहेला और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल @स्टडी विद मोना 11 में। जैसा कि हम CTET EVS SST के लिए ये वीडियो बनाते हैं, जो कि 8 फरवरी 2026 को एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो आज का टॉपिक है असेसमेंट। ये असेसमेंट क्या होता है एजुकेशन में, इसका क्या महत्व है, क्या पर्पस है, इसके कितने तरीके, कितने प्रकार हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। CTET के पिछले पेपर्स में मैंने बहुत अच्छे से देखा, इस पर प्रश्न अवश्य ही आते हैं। तो एक बार इस पर नज़र डालते हैं। टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आप और हम जरूर इस विषय से आने वाले सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि असेसमेंट होता क्या है। मूल्यांकन, असेसमेंट अर्थात मूल्यांकन, अवलोकन। तो मूल्यांकन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, मूल्यांकन की ज़रूरत क्या है? तो शिक्षा में मूल्यांकन का उपयोग अधिगम की स्थिति को समझने के लिए किया जाता है, अर्थात जो सीख रहे हैं उसकी स्टेट क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, क्या सही तरीके से सीखा जा रहा है, या सीखने का जो पर्पस है क्या वह है उसे पूर्ण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अच्छा, असेसमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? असेसमेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्व करके, अवलोकन करके किया जा सकता है, और मापन विधि से भी किया जा सकता है, अर्थात मेजरमेंट करके भी किया जा सकता है। आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं सरसरी फरफरी तौर पर, या फिर आप एक मेज़र के थ्रू बता सकते हैं कि आपकी स्थिति ये है, या किसी व्यक्ति या किसी छात्र की स्थिति ये है। तो अब हम बात करेंगे कि शिक्षा में असेसमेंट का उद्देश्य क्या है। तो असेसमेंट का उद्देश्य हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम मूल्यांकन कर क्यों रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी पिच क्या है। तो असेसमेंट का उद्देश्य है कि मॉनिटर लर्निंग, नंबर 1 मॉनिटर लर्निंग अर्थात सीखने की निगरानी करना, सुपरविजन करना, ताकि आप ये जान सकें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ग्रोथ का रेट क्या है, और उनकी ग्रोथ के रास्ते में क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या उनकी वीकनेस है। तो अर्थात मॉनिटर लर्निंग करना, निगरानी करना। मॉनिटर का मतलब जैसे कि क्लास में एक मॉनिटर होता है और आप, एक शिक्षक कह देता है ठीक है आप मॉनिटर हैं और आप क्लास की निगरानी करेंगे कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, सेम वैसे ही इसे समझिए मॉनिटर लर्निंग करना इसका उद्देश्य है, ताकि आप ट्रैक कर सकें स्टूडेंट का ग्रोथ रेट, या कि वो उसकी वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पर्पस है गाइड इंस्ट्रक्शन, अर्थात गाइड से समझ चुके हैं आप, मार्गदर्शन, इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश, किसी काम को करने की हिदायत देना या दिशा निर्देश करना। जैसे कि जब भी छात्र या हम लोग कभी किसी परीक्षा में बैठते हैं तो ऊपर एक पॉइंट, एक लाइन लिखी आती है कि प्रश्न पत्र के निर्देश ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, अर्थात किसी काम को करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए जाते हैं, तो वो दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग हमें काम या हमें वो पेपर करना होता है। तो वैसे ही छात्रों के लिए अध्यापक एक गाइड इंस्ट्रक्शन का काम करता है, एक दिशा निर्देशक का भी काम करता है, और मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश तय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा आता है प्रोवाइड फीडबैक। तो फीडबैक से मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रतिक्रिया देना इसका मेन उद्देश्य है, अर्थात विद्यार्थियों को ये सुझाव देना कि उनकी तरक्की में वो सुधार कर सकें। जैसे शिक्षक ने कोई पाठ पढ़ाया छात्रों को, तो शिक्षक कहता है कि आप अपना फीडबैक दीजिए। उनके फीडबैक देने से ही काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि उन्हें चैप्टर किस हद तक समझ में आया और उनकी अप्रोच उस चैप्टर से रिलेटेड या उस विषय से संबंधित क्या थी। तो प्रोवाइड फीडबैक इसका उद्देश्य है, किसका? मूल्यांकन का। अब आता है कि
इन्फॉर्म्ड डिसीजन यानी कि सूचित निर्णय या जानकारी पूर्ण फैसला। जैसा कि आप जान चुके हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा या किसी छात्र द्वारा विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने और अपने दृष्टिकोण, मूल्य, प्राथमिकताओं पर विचार करने के बाद उसकी ग्रेडिंग करना, उसका प्लेसमेंट करना कि इस छात्र ने या इस व्यक्ति ने इस विषय पर इतनी जानकारी है। तो आओ अब हम मिलकर एक निर्णय लेते हैं, एक सूचित निर्णय लेते हैं कि हम इस छात्र को इस ग्रेड में रख रहे हैं या फिर इस प्लेसमेंट में रख रहे हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि मूल्यांकन के पर्पस क्या है, तो सबसे पहले हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि मूल्यांकन के पर्पस क्या है। तो सबसे पहले है मॉनिटर लर्निंग करना, अर्थात सीखने की निगरानी करना, सुपरविजन करना। दूसरा है गाइड इंस्ट्रक्शन, एक दिशा निर्देशक का काम करना। तीसरा है प्रोवाइड फीडबैक देना। और चौथा है इन्फॉर्म डिसीजन। अब हम आते हैं कि मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन किस तरीके से एजुकेशन में किया जा सकता है। अन्य फील्ड में अनेक तरीके हैं मूल्यांकन के, परंतु एजुकेशन में जो मूल्यांकन के तरीके हैं जो हमारे विषय से संबंधित हैं, सीटेट की परीक्षा से संबंधित हैं और जिससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं और फला प्रकार के मूल्यांकन से संबंधित आपके समक्ष एक प्रश्न होगा। आप उस पर बताएंगे कि क्या ये मूल्यांकन उससे संबंधित आपको तमाम तथ्य दिए जाएंगे कि क्या ये सही है या गलत है या जो भी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो मूल्यांकन के तमाम प्रकार हैं। मेन जो प्रश्नों से संबंधित जो पेपर से संबंधित हम हैं वो मूल्यांकन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मूल्यांकन है डायग्नोस्टिक। जैसा कि नाम से ही समझ में आ गया है, डायग्नोस करना, प्री असेसमेंट यानी कि किसी भी परीक्षा से पूर्व, किसी भी विषय को पढ़ाने से पूर्व जब एक शिक्षक विद्यार्थियों से उस विषय से संबंधित जानकारी छात्रों से पूछता है तो छात्र अपनी समझ के अनुसार वो जानकारी शिक्षक को बताते हैं, जिससे शिक्षक इवेल्युएट करता है, असेस करता है उनकी जानकारी यानी कि मूल्यांकन करता है। और ये मूल्यांकन कब होता है? परीक्षा से पूर्व, विषय पढ़ाने से पूर्व। तो इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है कि डायग्नोस्टिक या हिंदी में इसको कहेंगे निदानात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? परीक्षा पूर्व किया जाता है, परीक्षा के दौरान किया जाता है या विषय पढ़ाने के बाद किया जाता है। किसी भी तरीके से प्रश्न को पुटअप किया जा सकता है। सीटेट की अपना क्राइटेरिया है पूछने का। तो ये परीक्षा पूर्व या विषय पूर्व या पाठ को पढ़ाने से पूर्व होने वाला मूल्यांकन है, जिसे हम कहेंगे निदानात्मक या फिर प्री असेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक असेसमेंट मूल्यांकन। अब आता है फॉर्मेटिव जैसा कि नाम से है, इसका हिंदी में अर्थ है रचनात्मक। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? मान लीजिए कि एक टीचर, शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा है, कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है। मान लीजिए कोई प्लांट से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा रहा है। पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ये जानना चाहता है कि उसके द्वारा पढ़ाई गई जितनी भी पढ़ाया गया जितना भी ज्ञान है या जितना भी चैप्टर है वो बच्चों के कितने समझ में आया। तो उस बीच में वो बच्चों से प्रश्न पूछता है, क्विज के माध्यम से, पजल के माध्यम से या फिर क्लास वर्क के माध्यम से। अर्थात जो फॉर्मेटिव मूल्यांकन है, रचनात्मक असेसमेंट है, वो शिक्षण के दौरान किया जाता है, क्लास के दौरान किया जाता है, विषय पढ़ाने के दौरान किया जाता है। तो ड्यूरिंग लर्निंग इससे संबंधित अगर प्रश्न आता है, प्रश्न बनेगा 100% की फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है वो कब किया जाता है? ड्यूरिंग लर्निंग या फिर प्री लर्निंग या फिर आफ्टर। तो ये होता है ड्यूरिंग, अर्थात शिक्षण के दौरान, विषय पढ़ाने के दौरान। ताकि बच्चों का इससे क्या सुधार हो सकता है? इसका एक सुधार ये है कि जब शिक्षक किसी चैप्टर या किसी विषय को या फिर कोई बात जो वो बताना चाह रहा है अपने छात्रों को, तो वो किस हद तक बच्चों को समझ में आ रही है। अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो अपना इवेल्युएट भी उसका हाथ के हाथ शिक्षक का चलता रहता है, टीचिंग टेक्निक्स का चलता रहता है, और जिसके चलते वो अपनी टीचिंग टेक्निक्स कई बार सुधार भी
करता है या फिर ये खुद का भी उसका मूल्यांकन होता है। तो एक प्रश्न इसका ये भी बन सकता है कि खुद का भी शिक्षक का मूल्यांकन इस मूल्यांकन के अंदर चलता रहता है। अब आता है मूल्यांकन नंबर 3 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, समेटिव असेसमेंट। समेटिव जैसा कि नाम से है सारांश मूल्यांकन, बहुत ही आसान है ये कब होता है? एंड ऑफ द यूनिट, इवेल्युएट करना कि या फिर परीक्षा के अंतिम परीक्षा वाला मूल्यांकन कहेंगे। जैसे कि चैप्टर खत्म हो गया, विषय समाप्त हो गया है, तो विषय के बाद पूरी यूनिट का एक टेस्ट होगा जिसमें कि शिक्षक ये जानना चाहता है कि पूरी यूनिट को बच्चों ने किस प्रकार से समझा है, उनका पूरी यूनिट से संबंधित इवैल्यूएट करता है, मूल्यांकन करता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जो लास्ट एग्ज़ाम होता है, उस लास्ट एग्ज़ाम में जो स्कोर बच्चे गेन करते हैं वो उनका मूल्यांकन रिजल्ट है। तो ये किस मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? ये आता है सारांश मूल्यांकन अर्थात समेटिव असेसमेंट। अब आता है कि सेल्फ असेसमेंट या असेसमेंट एज लर्निंग। सेल्फ से मतलब जैसा कि नाम से ही है, स्वयं का मूल्यांकन। इसे छात्र स्वयं पढ़ते पढ़ते भी अपना मूल्यांकन करते रहते हैं कि हमें ये चैप्टर कितना समझ में आया है। ये तो डेली रोज़मर्रा के जीवन में भी चलता रहता है। हमने कोई चीज़ सीखी तो फिर हम उसका टेस्ट करते हैं, क्या हमें ये आई भी है या नहीं आई है। तो इसे सेल्फ असेसमेंट या असेसमेंट एज लर्निंग, सीखने के दौरान स्वयं का मूल्यांकन भी कहेंगे। अब आता है पीयर असेसमेंट। पीयर के नाम से ही जैसा कि काफ़ी हद तक क्लियर है कि छात्र जब एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी जानकारी से संबंधित, तो इसे कहते हैं आपसी मूल्यांकन करना अर्थात PER पीयर असेसमेंट। छात्र जब एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। स्टूडेंट्स इवेल्यूएट ईच अदर्स वर्क। अब आता है क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न काफ़ी हद तक बनते हैं कि मानदंड आधारित मूल्यांकन, इसकी हिंदी है मानदंड आधारित मूल्यांकन अर्थात क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट क्या होता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि छात्रों की तुलना आप एक दूसरे से नहीं करेंगे, बल्कि एक मानक, एक मानदंड डिसाइड करेंगे कि उस मानक के अंतर्गत आप छात्रों का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे और उनका इवैल्यूएट करेंगे, असेसमेंट करेंगे। जैसे कि इस बात से हम समझ सकते हैं कि ड्राइविंग सीखने का मूल्यांकन, जब भी कोई हमारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ मानक होते हैं कि आपको इस तरीके से गाड़ी चलानी है। अगर आप इन मानदंडों को पार कर लेते हैं तो आप एक सफल ड्राइवर हैं अर्थात, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अभी आपको सीखने की और आवश्यकता है। तो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया जाता है जिसे कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। या फिर ये कह देते हैं कि फलाना एग्ज़ाम है, उसमें 50% तो आपको पास 50% तो आपकी परसेंटेज होनी ही चाहिए उस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करने के लिए। तो एक मानक रख दिया गया है कि 50% वाले छात्र ही इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, तो उनका मूल्यांकन हो गया। जो उससे नीचे वाले हैं वो उस फॉर्म को फिल कर ही नहीं सकते। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ हो कि मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन के प्रकार क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। सीटेट में इससे हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं घुमा फिरा कर। तो इस टॉपिक से आपको जो भी समझ में आया हो, जैसा भी समझ में आया हो, अपना फीडबैक, मेरा भी मूल्यांकन हो सके, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।